उत्तर प्रदेश के आगरा की सेंट्रल जेल में 2 कैदियों का ट्रांसफ़र होकर आता है और इन कैदियों के ऊपर आरोप था कि इन्होंने एक ही परिवार के 5 लोगों को बड़ी ही बेदर्दी से मारा है। ये दोनों बड़े ही खूंखार कैदी हैं और इन दोनों को फांसी की सज़ा मिली है। जब ये लोग जेल के अंदर आते हैं तो सभी लोग इन्हें देखते हैं कि ये लोग तो बड़े खूंखार हैं, लेकिन दोस्तों जब समय गुजरने लगता है तब जाके पता चलता है कि ये लोग बड़े ही सीधे साधे हैं और सभी से इनका व्यवहार बहुत अच्छा था। अच्छा व्यवहार होने की वजह से इन कैदियों को जेल में कहीं पे भी आने और जाने की पूरी परमिशन थी। अब होता क्या है दोस्तों, इन लोगों के ऊपर 5 लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम था। निचली अदालत ने इन लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने इनकी सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इन दोनों की सज़ा को फांसी में ही कन्वर्ट कर दिया था, यानी कि अब इन दोनों की फांसी होनी ही थी। लेकिन होता क्या है, जो जेल होती हैं उनमें से हर साल एक रिकॉर्ड जाता है शासन के पास, उत्तर प्रदेश शासन के पास रिकॉर्ड जाता है, जिसमें सभी कैदियों की दिनचर्या के बारे में लिखा होता है और इन 2 कैदियों की दिनचर्या के बारे में भी लिखा होता है। हर साल रिकॉर्ड जाता था। अब एक बार क्या होता है, उत्तर प्रदेश शासन के पास इन दोनों की दिनचर्या का रिपोर्ट गया था। पूरा रिकॉर्ड साल भर की इन्होंने क्या किया, किससे कैसे कैसे बात की, उसमें सारी अच्छी बातें लिखी हुई थी। इसीलिए उत्तर प्रदेश शासन क्या करता है, इनकी फाइल को गृह मंत्रालय भेज देता है, सेंट्रल गृह मंत्रालय। उस समय पे गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम ने इनकी फाइल को पढ़ा। फाइल को पढ़ने के बाद वो क्या करते हैं, इनकी फाइल को सीधे ही राष्ट्रपति साहब के पास पहुंचा देते हैं और उस समय पे राष्ट्रपति थी प्रतिभा सिंह पाटिल जी। अब इनके पास जब फाइल जाती है तो वो भी इनकी फाइल को अच्छी तरह से पढ़ती हैं और पुनर्विचार याचिका की फाइल होती है। इसमें क्या होता है, वो जब इनकी फाइल को पढ़ती हैं तो इनकी जो फांसी की सज़ा थी उसे बदल देती हैं, उसे उम्र कैद में तब्दील कर देती हैं और फिर इनको उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। लेकिन दोस्तों बताया जाता है कि इनका व्यवहार बहुत अच्छा था, इसीलिए फिर इन लोगों को बाद में छोड़ दिया गया, यानी कि ये दोनों रिहा हो गए। अब दोस्तों ये दोनों कैदी कौन थे जिनके ऊपर 5 कत्लों का इल्ज़ाम था और कत्ल किसके किए गए थे और इनको रिहा कैसे किया गया? आज की कहानी इन्हीं दोनों कैदियों के ऊपर है। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले से और अलीगढ़ ज़िले का ही एक थाना लगता है। थाने का नाम है मुरसान थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है कमराबाग से लगभग 400 मीटर की दूरी पर एक और गाँव है जिसका नाम है नगला बाबू। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 3 मई 1997 की। 3 मई 1997 में क्या होता है, उस समय पे मायावती ने अलीगढ़ और मथुरा में से कुछ हिस्सा काट दिया और एक नया जिला बनाया जिसका नाम रखा गया था महामाया नगर, जिसे आज हम लोग हाथरस नाम से जानते हैं। हाथरस जिले की एक तहसील है सादाबाद और सादाबाद का थाना है मुरसान और मुरसान थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही गांव आता है कमराबाग। और कमराबाग की ही एक लड़की होती है जिसकी उम्र महज 17 साल के आसपास होती है, जो कि हाई स्कूल की छात्रा थी। वो क्या करती थी, रोजाना अपने घर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर मुरसान जाती थी पढ़ने के लिए। हाई स्कूल की छात्रा थी। अब वो रोजाना जाती थी, रोजाना आती थी, लेकिन उसके साथ में कोई ना कोई इसकी सहेली होती थी स्कूल जाते समय। अब होता क्या है दोस्तों, जो इसके गांव से लगभग 400 मीटर दूरी पर एक गांव है नगला बाबू, वहीं का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम है नरेंद्र यादव, जिसकी उम्र 20 साल के आसपास थी। नरेंद्र यादव क्या करता है, जो लड़की है राखी, जो कि हाई स्कूल की छात्रा है, उस लड़की का रोज़ाना पीछा करता था। वो उसके स्कूल के समय पे रोज़ाना रास्ते में आके खड़ा हो जाता था और उसके पीछे पीछे स्कूल जाता था और उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाया करता था। वो बस इंतज़ार में था कि कब ये लड़की अकेली मिले और जब ये लड़की अकेली मिलेगी तो वो अपनी गंदी हरकतों को अंजाम देगा। लेकिन लड़की जो है अकेली मिल नहीं पाती। वो रोज़ाना उसका पीछा करता था और पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाता। दरअसल इसका घर जो था लड़की का, वो एक हवेली थी। हवेली का आधा हिस्सा था, आधा हिस्सा जो है लड़की के परिवार वालों के हिस्से में था और आधा इनका एक पड़ोसी है जिसका नाम है धर्मेंद्र सिंह के हिस्से में था।
दरअसल जो धर्मेंद्र सिंह है इस लड़की से और लड़की के परिवार वालों से नफरत करता है। उसकी वजह बताता हूँ। होता क्या है, जो राखी है इसके परिवार वालों ने धर्मेंद्र सिंह के परिवार से 13.5 बीघा ज़मीन खरीदी थी और इस हवेली का आधा हिस्सा भी खरीदा था। इसीलिए जो राखी है उसके परिवार के लोग आधी हवेली में रहते हैं और जो धर्मेंद्र सिंह है वो आधी हवेली में रहता है। लेकिन धर्मेंद्र सिंह को ये वाली बात बहुत बुरी लगती है कि उसकी आधी हवेली बिक गई है और उसमें कोई और रह रहा है। इसीलिए धर्मेंद्र सिंह जो है इनसे नफरत करता था। और जो लड़का है नरेंद्र यादव, वो क्या करता था, इस लड़की का पीछा करते करते उसकी हवेली तक पहुंच जाता था। लेकिन उस लड़के ने जो है धर्मेंद्र सिंह से दोस्ती कर ली थी। इसीलिए वो क्या करता था, धर्मेंद्र सिंह के पास जाता था, बैठता था, उठता था, वहीं पे पार्टी सार्टी चलती थी, सारी चीज़ें होती थी। और जब भी मौका मिलता था वो धर्मेंद्र सिंह के घर पे पहुंचता था ताकि उसे लड़की देखने के लिए मिल जाए। और ये सिर्फ एक ही इंतज़ार में था कि लड़की कब अकेली मिले और कब वो अपनी गलत भावनाओं को अंजाम दे। अब होता क्या है, तारीख आती है 20 मई 1994। दरअसल ये जो कहानी है 1994 की है। 20 मई 1994 में एक दिन ये लड़की क्या करती है, पशुओं के गोबर को लेके जाती है थापने के लिए, उपले थापने के लिए जाती है। और उस समय पे ये लड़की बिल्कुल अकेली होती है। और जिस समय पे ये लड़की अकेली थी तो जो उसका पड़ोसी गांव का लड़का है नरेंद्र यादव, वो जो है इस लड़की को देख लेता है। अब जैसे ही देखता है तो ये क्या करता है, इस लड़की के पास जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है। लेकिन लड़की जैसे तैसे बच के वहाँ से भाग जाती है। और जब वो घर पे जाती है तो घर पे उसे उसके चाचा मिलते हैं। अब वो अपने चाचा को जाके सारी बात बता देती है। वो बताती है कि नगला बाबू गांव का रहने वाला एक लड़का है नरेंद्र यादव, जिसकी उम्र 20 साल के आसपास है। मैं जब भी उसके जाती हूँ तो वो मेरा पीछा करता है, रास्ते में छेड़ने की कोशिश करता है। अभी जब मैं उपले थापने के लिए गई थी तो उसने मुझे वहाँ पे पकड़ लिया और मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। अब जैसे ही लड़की के चाचा को ये वाली बात पता चलती है तो लड़की के चाचा को बहुत गुस्सा आ जाती है। वो कहता है कि अब इस नरेंद्र यादव को ये देखता हूँ, ये हमारे घर की लड़की को छेड़ रहा है। इसीलिए वो क्या करता है, लड़की का चाचा जो है अपने भतीजे को अपने साथ लेता है और उसे लेके सीधे ही नगला बाबू गांव पहुंच जाता है। और नगला बाबू गांव जाके जो नरेंद्र यादव है उसके घर के दरवाजे को खटखटाता है। उसके अंदर से नरेंद्र यादव के परिवार वाले मिलते हैं। अब लड़की का चाचा उसके परिवार वालों को समझाता है और कहता है कि आगे से तुम्हारा लड़का हमारी लड़की के आसपास दिखना नहीं चाहिए। वो हमारी लड़की का पीछा करता है, उसके साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था, वो तो मैं नहीं था, तो उसे मैं मार डालता। अब दोस्तों इतना कह के लड़की का चाचा और लड़की का भाई जो है, जब चचेरा भाई वहाँ से वापस आ रहे होते हैं, इतनी ही देर में क्या होता है, जो लड़का है नरेंद्र यादव जिसकी उम्र 20 साल के आसपास है, वो घूमता घामता अपने घर पहुँच जाता है। और जब वो अपने घर पे पहुँचता है तो लड़की के चाचा उसे वहीं पे देख लेते हैं। अब देखते ही उन्हें गुस्सा आ जाती है। वो पकड़ते हैं नरेंद्र यादव को और वहीं पे कूटना शुरू कर देते हैं और अच्छी तरह से उसकी कुटाई करते हैं और उसे समझा देते हैं कि आगे से हमारी लड़की की तरफ देख भी मत लेना। और ऐसा कह के वो अपने घर चले आते हैं। अब दोस्तों लड़की के चाचा ने नरेंद्र यादव को कूट दिया था और वो अपने घर पे भी आ गए थे। उन्होंने सोचा कि आगे से ये लड़का ऐसी कुछ हरकत करेगा नहीं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आज जो उनने किया है आगे इसका अंजाम बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा उन लोगों को। दोस्तों दरअसल होता क्या है, जो लड़की का पापा है उनका नाम है चंद्रवीर सिंह और लड़की के जो चाचा हैं उनका नाम है चंद्रपाल सिंह। अब और जो चाचा का लड़का है उसका नाम है, चचेरे भाई का नाम है अजय। होता क्या है, ये तारीख थी 26 मई 1994। 26 मई 1994 में सलौड एक गांव है, सलौड गांव के रहने वाले हैं हरदम सिंह। हरदम सिंह के घर में एक शादी थी। अब शादी समारोह में इनके परिवार वालों को निमंत्रण दिया गया था। अब क्या होता है, 26 मई 1994 की शाम को लड़की के पापा, लड़की के चाचा और चचेरा भाई अजय, ये तीनों लोग एक ही स्कूटर पर बैठ जाते हैं और ये लोग शादी में शिरकत करने चले जाते हैं, यानी कि शादी में शामिल होने चले जाते हैं। और शादी में दावत वगैरह खा के, शादी में समारोह देख के 27 मई 1994 की शाम को ही ये लोग वापस आ रहे होते हैं। 26 मई की शाम को गए थे और 27 मई की आधी रात को ये लोग आ रहे थे। रात के तकरीबन 3 बज रहे थे, एक ही स्कूटर पे थे। अब जब ये लोग अपनी हवेली के पास पहुंचते हैं तो इनके स्कूटर की रोशनी हवेली की तरफ जाती है और जब हवेली की तरफ जाती है तो ये देखते हैं कि इनकी हवेली में से कुछ लोग
भागे भागे जा रहे हैं और उन लोगों ने अपने मुंह पे गमछा बांधा हुआ है। अब ये लोग समझ नहीं पाते कि ये लोग हवेली में से निकल के आ रहे हैं, कौन है ये लोग। ये लोग उनके पास जाते तब तक में वो लोग भाग जाते हैं। इन्होंने किसी की शक्ल भी नहीं देखी थी कि कौन है कौन नहीं है। अब इसके बाद ये लोग हवेली के अंदर जाते हैं और हवेली के अंदर जिस समय ये लोग जाते हैं उस समय पे हवेली का दरवाज़ा खुला हुआ था। अब जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं और अंदर का नज़ारा देखते हैं तो इन लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, इनके मुंह से चीख निकल जाती है। दरअसल दोस्तों होता क्या है, हवेली के अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा था कि हवेली में हर जगह खून ही खून बिखरा हुआ था। जो घर के मुखिया हैं जिनका नाम है पीतम्बर सिंह की उम्र तकरीबन 70 साल के आसपास है, वो खून से लहूलुहान धरती में पड़े हुए थे। उनके शरीर पे कई सारे खून के धारदार हथियार से उनके ऊपर हमला किया गया था, जिसकी वजह से उनके शरीर में से खून बह रहा था। चंद्रवीर सिंह की पत्नी रामवती वो भी ज़मीन में पड़ी हुई थी और वो भी खून से लहूलुहान थी। और जो लड़की है जो कि कक्षा 10वीं की छात्रा है राखी, जिसकी उम्र 16-17 साल के आसपास है, उसकी भी लाश ज़मीन पे पड़ी थी, वो भी खून से लहूलुहान थी। इस लड़की का एक भाई है जिसका नाम है नरेंद्र, जिसकी उम्र महज 10 साल के आसपास है। 10 साल के बच्चे की भी लाश पड़ी हुई थी और उसके ऊपर भी किसी धारदार हथियार से हमला किया गया था। चंद्रवीर सिंह का एक भतीजा है जिसका नाम है रविंद्र उर्फ रवि, जिसकी उम्र महज 12 साल के आसपास है। इसे भी बुरी तरह से मारा गया था। यानी कि घर के अंदर 5 लाशें पड़ी हुई थीं और पांचों की पांचों लाश खून से लहूलुहान थी। दोस्तों एक बुजुर्ग था, पत्नी थी, 2 बच्चे थे और एक लड़की थी। टोटल 5 लाशें थीं। अब इसके बाद में क्या होता है, अड़ोसी पड़ोसी भी वहाँ पे आ जाते हैं और इसके बाद तुरंत ही पुलिस को सूचना दी जाती है। SHO मुरसान तुरंत ही मौके पर पहुँचते हैं, उनकी टीम वहाँ पे जाती है और जाके देखा जाता है तो पता चलता है कि एक ही घर के 5 लोगों को बड़ी ही बेदर्दी से मारा है। अब SHO साहब क्या करते हैं, इन सभी की लाशों को कब्जे में लेते हैं और तुरंत ही पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब इधर में पूरी जांच पड़ताल चल रही थी, परिवार के लोगों से पूछा जा रहा था, घर की छानबीन की जा रही थी। उस समय पे CCTV कैमरे तो होते नहीं थे। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अगले ही दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है तब जाके पता चलता है कि जो 70 साल के बुजुर्ग हैं पीतम्बर सिंह, उनके शरीर पे 4 तो चीरे ऐसे मारे गए थे उनके शरीर को फाड़ने के लिए किसी धारदार हथियार से, और एक चीरा उनकी गर्दन पे मारा गया था जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। जो 10 साल का बच्चा है नरेंद्र, उसके शरीर पे 7 चीरे मारे गए थे और उसकी गर्दन पे भी हमला किया गया है। और जो चंद्रवीर की पत्नी है रामवती, उसके शरीर पे 12 चीरे मारे गए थे। और जो रविंद्र है उसके शरीर पे 6 चीरे मारे गए थे। और जो लड़की है जिसकी उम्र 15-16 साल के आसपास है राखी, जिसका पीछा किया जाता था, उसके शरीर पे 12 घाव थे। उसके शरीर पे भी चीरे मारे गए थे, उसकी गर्दन पे भी हमला किया गया था। और जिस समय पे उस लड़की की लाश मिली थी उस समय पे उस लड़की ने सिर्फ ऊपर के कपड़े पहने हुए थे, ना कि नीचे के। नीचे उसके कुछ भी नहीं था, उसका पूरा शरीर खाली था, उसके कपड़ों को अलग फेंक दिया गया था। अब दोस्तों पोस्टमार्टम में ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाया था कि उस लड़की के साथ में रेप जैसी घटना हुई थी या नहीं हुई थी। माना जाता है कि लड़की ने आखिरी दम तक अपनी लाज को बचाया, भले ही मर गई लेकिन उसके साथ रेप हो नहीं पाया। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है और जब जांच पड़ताल करती है तो ये मामला उस समय पूरे प्रदेश भर में चर्चाओं का विषय बन गया था। दोस्तों 1994 में कोई सोशल मीडिया नहीं थी, इतने न्यूज़ चैनल भी नहीं थे। उस समय पे जो खबरें हैं वो अखबार के थ्रू आती थी और बताया जाता था कि उस वाले गांव में इतने बड़ा हत्याकांड हुआ है, पूरा का पूरा परिवार मार दिया गया है। उस समय पे लोग एक दूसरे के मुंह से खबर सुनते थे और फिर उस खबर को आगे तक बढ़ाते थे। और जिस समय पे लोगों के पास ये खबर जा रही थी तो सभी लोग चौंके जा रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरे परिवार को ही मार दिया गया। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, आरोपियों की गिरफ्तारी होती है। टोटल 6 लोग आरोपी होते हैं, जिनमें से 3 लोगों को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और 3 लोग जो है आत्मसमर्पण कर देते हैं, यानी कि वो लोग कोर्ट में जाके सरेंडर कर देते हैं। अब दोस्तों होता क्या है, जो लड़की के पिता हैं उनकी तहरीर पे FIR दर्ज की जाती है। FIR में नरेंद्र यादव, जो कि उस लड़की का पीछा करता था, स्कूल तक आने जाने में उस लड़के का नाम सामने आता है कि नरेंद्र यादव ने ही उस लड़की का पीछा किया था, हमने उसे घर पे जाके मारा पीटा था, इसीलिए नरेंद्र यादव ने अपना बदला लेने के लिए हमारे परिवार पे हमला किया है और उसकी हत्या की है। और दूसरा मुख्य आरोपी था धर्मेंद्र सिंह, जिसकी उम्र 40 साल के आसपास है।
धर्मेंद्र सिंह वही है जिसे अपनी प्रॉपर्टी बिकने का बड़ा दुख था, उसे ये इस बात का बड़ा दुख था कि उसकी जो हवेली है उसमें कोई और आके रह रहा है। वो इन लोगों से नफरत करता था। अब नरेंद्र यादव और धर्मेंद्र सिंह ये मुख्य आरोपी हैं, क्योंकि जो धर्मेंद्र सिंह है उसके घर पे भी नरेंद्र यादव आता था और उस समय पे धर्मेंद्र सिंह भी घर से गायब हो गया था। इनके कुछ साथी हैं जिनका नाम है पुष्पेंद्र उर्फ पप्पू, जगवीर सिंह, संजीव और गोपाल। इन लोगों को भी घटनाक्रम में इन लोगों ने शामिल किया था और इन लोगों ने ही सबने मिलके इन लोगों की हत्या की है। अब दोस्तों होता क्या है, जांच पड़ताल होती है, जांच पड़ताल के बाद चार्जशीट लगाई जाती है और जब चार्जशीट लगाई जाती है तो ये मामला अदालत में जाता है और अदालत में जाने के बाद 5 दिसंबर 1996 में एक फैसला सामने आता है। फैसला सामने आता है कि जो मुख्य आरोपी है नरेंद्र यादव और धर्मेंद्र सिंह, इन दोनों को सजाए मौत सुनाई जाती है और कहा जाता है कि जब तक इनके प्राण न निकल जाएं तब तक इन दोनों को फांसी के फंदे पे लटकाया जाए। और जो इनके साथी हैं पुष्पेंद्र, गोपाल, संजीव और जगवीर, इन लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है कि उम्र कैद इनकी रहेगी और इन लोगों के प्राण भी सलाखों के पीछे ही निकलने चाहिए। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब इन लोगों को जो मुख्य आरोपी हैं उनको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो ये लोग क्या करते हैं, सीधे ही हाई कोर्ट का रुख कर लेते हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये लोग अपनी याचिका लगा देते हैं। और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आता है 19 अगस्त 1997 में। 19 अगस्त 1997 में जो हाई कोर्ट है वो निचली अदालत के फैसले को बदल देती है और इन सभी के जो है सज़ा इक्वल कर देती है, यानी कि इन सभी को उम्र कैद की सज़ा बदल देती है। जो 2 लोगों को फांसी की सज़ा मिली थी उनको भी उम्र कैद की सज़ा ही दे देती है। लेकिन होता क्या है, उम्र कैद की सज़ा मिल तो जाती है लेकिन जो यूपी सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार, वो सीधा ही सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है। सुप्रीम कोर्ट का रुख जब किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों की सुनवाई होती है और सुप्रीम कोर्ट की जब सुनवाई होती है तो एक फैसला सामने आता है। फैसला ये आता है कि जो इलाहाबाद कोर्ट ने इनको फैसला दिया था, इनकी सज़ा को बदला था, सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को बदल देती है और जो निचली अदालत ने फैसला दिया था नरेंद्र यादव और धर्मेंद्र सिंह, इन दोनों को तो फांसी की सज़ा मिलेगी और जो इनके 4 साथी हैं, जो पुष्पेंद्र है, गोपाल है, संजीव है और जगबीर है, इन चारों को उम्र कैद की सज़ा होगी। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसे तो कोई बदल ही नहीं सकता। उसके बाद इन लोगों को जेल में रखा जाता है। शुरुआती कुछ साल तक तो इन लोगों को अलीगढ़ की जेल में रखा जाता है, लेकिन साल 2000 में इन लोगों का ट्रांसफ़र हो जाता है और ट्रांसफ़र होने के बाद ये आगरा की सेंट्रल जेल में चले जाते हैं। और जिस समय पे ये आगरा की सेंट्रल जेल में जाते हैं तो लोगों को पता चलता है कि इन लोगों ने एक ही परिवार के 5 लोगों को बेदर्दी से मारा है। तो लोग जो है ना बड़ा खूंखार कैदी समझते थे, लेकिन खूंखार तो ये थे, लेकिन जब समय गुजरने लगता है, इन लोगों की जब बातचीत वहाँ के और कैदियों से होती है तो पता चलता है कि इनका व्यवहार बहुत सही है। लोगों के प्रति ये किसी से ना लड़ते हैं ना झगड़ते हैं, कोई भी ऐसी बात नहीं है और सभी के लिए सोचते भी हैं। और जब व्यवहार अच्छा था तो ये जो है जेल में कहीं पे भी आ जा सकते थे। पुलिस वाले भी इनके साथ नरमी बरतते थे, वहाँ के जो कैदी हैं वो भी इनके लिए नरमी बरतते थे। सारी चीज़ बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन दोस्तों होता क्या है, जो जेल हैं, जितनी भी जेल हैं देश की, उन सभी से जो है एक रिपोर्ट जाती है सभी कैदियों के बारे में कि कौन सा कैदी क्या करता है क्या नहीं करता। आपने देखा होगा कि कभी कभी न्यूज़ पे आता है कि उनके अच्छे व्यवहार की वजह से किसी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। ऐसे ही सबका व्यवहार देखा जाता है कि जेल में किसका व्यवहार कैसा है। और हर साल एक रिपोर्ट जो है उत्तर प्रदेश शासन के लिए जाती थी। अब अब इनकी जो रिपोर्ट है वो अच्छी जाती थी कि भाई इनकी किसी से न लड़ाई होती है न झगड़ा होता है। अब इसके बाद क्या होता है, इनकी जो रिपोर्ट है सीधे ही उत्तर प्रदेश के शासन में जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार इनकी रिपोर्ट पे गौर डालती है तो पता चलता है कि 2 कैदी हैं, फांसी की सज़ा मिली हुई है, लेकिन इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, किसी के लिए गलत नहीं है। तो वो लोग सोचते हैं उत्तर प्रदेश सरकार वाले कि भाई फांसी की सज़ा क्यों दे रहे हैं, भले ही उम्र कैद हो जाए लेकिन फांसी नहीं होनी चाहिए ऐसे इंसान को। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार क्या करती है, इस मामले को सीधे ही गृह मंत्रालय पहुँचा देती है। उस समय पर गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम जी ने जब इनकी फाइल को पढ़ा तो उन्हें भी ऐसे ही लगा कि भाई 2 लोगों को फांसी की सज़ा हो जाएगी, गलत मर जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, वो सीधे ही इनकी फाइल को, जो उस समय की राष्ट्रपति थी जिनका नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उनके पास पहुंचाया जाता है और उनसे अनुग्रह किया जाता है कि इनकी याचिका पे ज़रा पुनर्विचार करें, इनके बारे में पढ़ें कि इनको फांसी दी गई है, इनकी फांसी को अगर बदल दिया जाए उम्र कैद में तो ज़्यादा अच्छा होगा। तब जाके जून 2010 में
पुनर्विचार याचिका की जाती है और राष्ट्रपति जो है उस समय पे इनकी जो रिपोर्ट है उसे पढ़ती हैं और रिपोर्ट को पढ़ने के बाद इनकी सज़ा को आजीवन कारावास में बदल देती हैं। और जिस समय पे इन दोनों कैदियों की सज़ा को आजीवन कारावास में बदला जाता है और ये खबर आगरा की सेंट्रल जेल में जाती है और इन लोगों ने जब ये वाली खबर सुनी कि इनकी फांसी को आजीवन कारावास में बदल दिया है, तो ये दोनों कैदी एक दूसरे के गले लग के वहाँ पे फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोस्तों, होता क्या है, इन लोगों की जो सज़ा थी आजीवन कारावास में तो हो गई, लेकिन इनका व्यवहार इतना अच्छा था कि कुछ समय बाद इनको रिहा भी कर दिया जाता है और इस समय पे ये अच्छा जीवन काट रहे हैं। लेकिन जब इनके बारे में जानकारी ली गई, तब जो लोगों का कहना है, जो वहाँ के कैदी हैं और जो इनके परिवार के लोग हैं, उनका कुछ और ही कहना है। उनका कहना ये है कि जो मुख्य आरोपी है उसको इस केस से अलग कर दिया गया, उसका तो नाम इस केस में आया ही नहीं, बल्कि ये दो जो कैदी हैं इनका नाम इसलिए आ गया क्योंकि लड़का लड़की का पीछा करता था और जो धर्मेंद्र सिंह है पड़ोसी, वो जमीन की वजह से नफरत करता था। लेकिन बताया जा रहा है, मैं सिर्फ आपको वही बता रहा हूँ कि इनके घर में ही कुछ प्रॉपर्टी का लेन देन था, उसकी वजह से इन लोगों की हत्या की गई है। और इनके परिवार के लोगों का कहना तो यही है कि इन लोगों ने कत्ल किया नहीं है, लेकिन पुलिस की जांच के बाद ही ये पता चलता है कि भाई किसने कत्ल किया है, किसने नहीं किया। हम अपनी तरफ से थोड़ी ना बोल देंगे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको सावधान करना है और सतर्क करना है। और आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।